हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल होम साइंस लेट्स क्रैक इट। चलिए आज हम लेकर के आए हैं मनोसामाजिक सिद्धांत, जिसे कि हम इंग्लिश में कह सकते हैं साइको सोशल थियरी, जो कि एरिक्सन के द्वारा दी गई है। इसके पहले हमने फ्रॉइड की थियरी पढ़ी हुई थी, जिसमें उन्होंने मनोलैंगिक सिद्धांत दिया हुआ है। उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। आज हम पढ़ेंगे एरिक्सन के द्वारा दी गई थियरी को, जिसे कि हम मनोसामाजिक सिद्धांत कहते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहले थोड़ा सा हम इसका इंट्रो देख लेते हैं। मनोसामाजिक सिद्धांत की बात अगर हम करें तो जैसे फ्रॉइड का मनोलैंगिक सिद्धांत ये फेमस है, वैसे ही एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत भी फेमस है। लेकिन इसमें क्या है कि जो एरिक्सन जी हैं, इनका विश्वास ये था, इनका ये मानना था कि जो बच्चों का मनोलैंगिक विकास होता है, ठीक है, तो उसके साथ साथ में बच्चों का सामाजिक विकास भी होता है, जिसे कि इन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत कहा। यानी कि इन्होंने कहा कि मनोलैंगिक विकास के साथ साथ मनोसामाजिक विकास भी साथ साथ चलता रहता है, उसी के साथ साथ इसका भी विकास होता रहता है। और जो बच्चा है वो इनके दौरान 8 अवस्थाओं से होकर के गुजरता है, जो कि 8 स्टेजेस इन्होंने बताए हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। और इन्होंने ये कहा कि जो जो ये 8 अवस्थाओं से होकर के बच्चा गुजरता है, उन सभी अवस्थाओं का उसके विकास पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। ओके, अब इसमें जो इनकी मूलभूत अवधारणाएं थी उसको हम देख लेते हैं। तो एरिक्सन जो थे वो एक नव्य फ्रायडवादी, या फिर हम कह सकते हैं इनको न्यू फ्रॉइडियन भी कहा जाता है। इनको जो एरिक्सन जी हैं, इनको न्यू फ्रॉइडियन भी कहा जाता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या है, जो भी फ्रॉइड के द्वारा सिद्धांत दिया गया था मनोलैंगिक सिद्धांत, ये इसका पूरा पूरा समर्थन करते हैं, यानी कि ये उसको मानते हैं। लेकिन अब जैसा क्या था कि जो फ्रॉइड थे, उन्होंने क्या था कि अपनी थियरी में सेक्सुअलिटी को बहुत महत्व दिया था। ओके, लेकिन एरिक्सन ने अपनी थियरी में सेक्सुअलिटी को महत्व न दे करके इन्होंने सामाजिक अनुभूतियों को महत्व दिया है, जिसे कि हम सोशल एक्सपीरियंस कहते हैं। ओके, तो इन्होंने इसको जो सोशल एक्सपीरियंस है उसके महत्व को, उसके इंपॉर्टेंस को स्वीकार किया है, ना कि सेक्सुअलिटी को स्वीकार किया है। ओके, अब इन्होंने बताया है, इनका मानना था कि बालक को जीवन में समय समय पर जिस प्रकार की सामाजिक अनुभूतियां होती हैं, यानी कि बच्चा जिस सामाजिक परिवेश में रह रहा है, जिस वातावरण में रह रहा है, तो उसका उस पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और ये जो प्रभाव है ये अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है और उसका निगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। इन्होंने कहा कि इस बच्चे पर सिर्फ उसके पेरेंट्स का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि सिर्फ माता और पिता का प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि परिवार के जितने भी सदस्य हैं और जिस परिवेश में वो रह रहा है, जिस वातावरण में वो रह रहा है, उन सभी का बच्चे के व्यवहार पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। ओके, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है। ओके, इन्होंने एक चीज और, इन्होंने ईगो को बहुत ज्यादा महत्व दिया, ईगो को, जिसे कि हिंदी में अहम कहते हैं। ठीक है, इन्होंने ईगो को ज्यादा महत्वपूर्ण माना, क्योंकि ईगो की जो अवस्था होती है उसमें बच्चा वास्तविकता में प्रवेश करता है। ये हमने पढ़ा था, इड, ईगो और सुपर ईगो। तो इन्होंने इड को ज्यादा महत्व न दे करके ईगो को ज्यादा महत्व दिया है, क्योंकि ईगो की अवस्था में जो बच्चा है वो वास्तविकता में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि जो ईगो है वो किस पर आधारित होता है, रियलिटी प्रिंसिपल पर आधारित होता है। यानी कि बच्चा जो है उसमें सिर्फ प्लेजर नहीं, इड में क्या था, वो प्लेजर प्रिंसिपल पर आधारित था, जिन चीजों से उसे खुशी मिल रही थी, प्रसन्नता मिल रही थी,
तुरंत उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, तो वो चीज वो अपनाता है, यानी कि वो ऐसे ही काम करता है। लेकिन ईगो में क्या होता है कि वो वास्तविकता में प्रवेश करता है और वो जो है प्लेजर पर ना बल्कि रियलिटी पर आधारित होता है। तो इसको इन्होंने जो है ज्यादा महत्व दिया है, ईगो को। ओके, अब इसमें इन्होंने जो एरिक्सन है, इन्होंने एक बुक भी अपनी प्रकाशित की थी जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। ये इनकी बुक है एरिक्सन की, जो कि इन्होंने प्रकाशित की थी 1963 में। ओके, ये जो है इनकी बुक है एरिक्सन की चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, जो कि 1963 में इनके द्वारा प्रकाशित की गई थी। और इसमें इन्होंने ये समझाने का या फिर क्लियर करने का जो है प्रयास किया है कि मनुष्य केवल जैविक और मानसिक प्राणी नहीं होता है, बल्कि वो एक सामाजिक प्राणी भी होता है। ठीक है, यानी कि उसके अंदर सिर्फ जो बायोलॉजिकल है और जो है जो मेंटल है, बस वही गुण नहीं होते, यानी कि बस उन्हीं का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है, बल्कि जो जिस समाज में वो रह रहा है उनका भी उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। चलिए फिर अब हम देखते हैं इनके जो 8 स्टेजेस इन्होंने दिए हुए हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। आते हैं हम 8 स्टेजेस पर। तो जो सबसे पहली स्टेज है वो है विश्वास अविश्वास की अवस्था। विश्वास अविश्वास की अवस्था। हम हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखते हुए चलेंगे। इसको स्टेज ऑफ ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट भी कहा जाता है। ओके, इसका जो टाइम पीरियड है वो है जन्म से लेकर के 2 साल। इट मीन्स शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज है। ओके, अविश्वास और अविश्वास की जो अवस्था होती, इसमें हम अब एग्जाम्पल के साथ में इसको डिस्कस करेंगे। मान लीजिए 2 बच्चे हैं, ठीक है। जो पहला बच्चा है, जब उसका जन्म होता है, यानी कि जन्म से लेकर के 2 साल तक उसके पेरेंट्स के द्वारा, परिवार के जो भी सदस्य हैं उनके द्वारा बहुत ही प्यार दिया जाता है, दुलार किया जाता है, बहुत ही उसका केयर हो रहा है, यानी कि हर तरीके से उसको स्नेह मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, बहुत तरीके से अच्छे तरीके से उसकी देखभाल की जा रही है। और जो भी जितनी भी आवश्यकताएं हैं उसकी, वो सारी की सारी उसकी पूरी की जा रही है। क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा पूरी तरीके से दूसरों पर निर्भर होता है, ना कि वो, क्योंकि इस 2 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो खुद से कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, तो पूरी तरीके से वो अपने पेरेंट्स पर या फिर घर के जो अन्य सदस्य हैं उन पर पूरी तरीके से निर्भर रहते हैं। ओके, तो जब बच्चों को उनकी तरफ से, अपने माँ बाप और परिवार के अन्य सदस्य हैं उनकी तरफ से सहानुभूति मिलती है, प्यार मिलता है, दुलार मिलता है, ठीक है, केयर मिलती है, तो बच्चा के अंदर क्या होता है, विश्वास की भावना डेवलप होती है, विकसित होती चली जाती है। और उसका क्या है, दूसरों पर तो विश्वास उसको होता ही होता है, साथ साथ उसे खुद पर भी विश्वास जो है वो विकसित होता रहता है। इसी के अपोजिट में क्या है, जो दूसरा बच्चा है जिसकी की बहुत ज्यादा केयर नहीं हो पा रही है, बहुत ज्यादा उसको प्यार नहीं मिल पा रहा है, ओके, उसको जो है, तो उससे क्या होगा कि उसके अंदर जो है अविश्वास की अवस्था उत्पन्न होने लगेगी, यानी कि उसके अंदर अविश्वास विकसित होने लगेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा उसकी केयर नहीं हो रही है, उसको प्यार नहीं मिल पा रहा है। हो सकता है ये इसका रीजन हो सकता है कि से 2 बच्चे एक साथ हैं, एक ही उम्र के हैं, या फिर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो एक बच्चे की देखभाल ना होकर के दूसरे बच्चे की देखभाल ज्यादा हो रही है और एक बच्चे की ज्यादा देखभाल नहीं हो पा रही है। तो इससे क्या होता है कि अब जब उस बच्चे की देखभाल नहीं हो पा रही, बहुत ज्यादा प्यार नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो दूसरों पर ही अपनी आवश्यकताओं के लिए निर्भर है, तो उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही, तो इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर अविश्वास की अवस्था उत्पन्न होने लगती है और धीरे धीरे जो है ये जो है अविश्वास ज्यादा विकसित होने लगता है। अब इसमें क्या है कि लेकिन जो ये बच्चे के अंदर जो भी अवस्थाएं, जो अभी हम 8 अवस्थाएं पढ़ेंगे, उसमें किसी भी पीरियड में, किसी भी अवस्था में जो है उसका जो पहले से निर्मित अवस्था है या फिर पहले से निर्मित जो भी अभिवृत्तियां हैं, एटीट्यूड्स हैं, वो चेंज हो सकते हैं।
किसी भी अवस्था में चेंज हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है जिसके अंदर क्या है, अविश्वास है, किसके प्रति, वो अपने जो है स्कूल में जा रहा है, ठीक है, उसे अपने क्या था कि चूंकि फैमिली में उसके अंदर अविश्वास पहले से ही उत्पन्न हो चुका है, विकसित हो चुका है। ओके, अब क्या कर रहा है, वो अब जाएगा स्कूल में पढ़ने के लिए, तो उसका जो भी जितने भी टीचर्स हैं उनके प्रति भी अविश्वास होगा। क्योंकि अगर एक व्यक्ति के प्रति आप जो है ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, तो आप किसी भी व्यक्ति पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। तो वही स्टेज बच्चे के साथ भी है, वही सेम सिचुएशन। तो अब क्या होगा, वो किसी भी टीचर्स के ऊपर विश्वास नहीं कर पाएगा। लेकिन मान लीजिए वहां पर कोई ऐसा टीचर है, एक या दो टीचर हैं जो कि उस पर बहुत ज्यादा उसकी केयर कर रहे हैं, उसके बहुत उसको प्यार से जो है पढ़ा रहे हैं, हर एक चीज को बहुत प्यार से उसे बातें करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका उनके प्रति विश्वास डेवलप होने लगेगा। यानी कि क्या हुआ, अवस्था चेंज हो गई। तो इसी तरीके से उल्टा हो सकता है, जो दूसरा बच्चा है जिससे कि इसके अंदर विश्वास डेवलप हो चुका है, लेकिन अगर वो जो है स्कूल में जाता है और वहां पर उसको अच्छा माहौल नहीं मिलता है, उसके टीचर जो उससे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, उसे प्यार नहीं कर रहे हैं, उसे अच्छे से केयर नहीं किया जा रहा है, तो क्या होगा कि बच्चे के अंदर अविश्वास डेवलप हो सकता है। तो ये दोनों ही कंडीशन में, मतलब किसी भी अवस्था में ये चेंज, बदलाव आ सकता है। फिर आता है, अब बच्चा दूसरे स्टेज में प्रवेश करेगा। दूसरा स्टेज है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता और संदेह की अवस्था। ठीक है, मैं यहां पर पूरा नहीं लिख रही हूं, बहुत टाइम लग जाएगा। स्वतंत्रता और संदेह की अवस्था, जिसे कि हम कहेंगे ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट, शेम एंड डाउट। ठीक है, अब ये जो अवस्था होती है, ये तो जन्म से लेकर के 2 साल तक की अवस्था, ये 3 से 4 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, अब इस अवस्था में क्या होगा, बच्चा अभी तक क्या था, वो पूरी तरीके से दूसरों पर निर्भर था, लेकिन अब क्या होगा, जो स्वतंत्रता, यानी कि जब 3 से 4 साल में बच्चा प्रवेश करता है, तो वो जो है थोड़े बहुत अपने काम करने लगता है, स्वयं, मतलब स्वयं खुद के काम, वो कुछ ना कुछ काम वो अपने करने लगता है, सारे तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ हद तक अपने काम करने लगता है, उसका खुद पर नियंत्रण होने लगता है। ठीक है, यानी कि इसे हम आत्म नियंत्रण कह सकते हैं। अपनी भावनाओं को वो प्रदर्शित करने लगता है, आत्म प्रदर्शन करने लगता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है स्वतंत्र हो जाता है, उसके अंदर स्वतंत्रता आ जाती है। अब क्या है कि अब बच्चा मान लीजिए कोई काम कर रहा है, पहले बच्चे की हम बात करें जिसके अंदर विश्वास डेवलप हो चुका है, यानी कि वो दूसरे पर विश्वास कर रहा है, खुद पर भी उसका विश्वास जो है बढ़ रहा है। तो अब क्या होगा कि जब वो कोई काम करेगा, क्योंकि वो अब थोड़े बहुत छोटे मोटे काम अपने कर ले रहा है, तो अब जब कोई काम करता है और घर के लोग जो है, उसके पेरेंट्स है, घर के जो अन्य सदस्य हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसको जो है जैसे ताली बजा करके या फिर जो है उसका उत्साहवर्धन कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो अब बच्चे में क्या होगा, जो है आत्मविश्वास डेवलप होने लगेगा कि हाँ वो कुछ कर सकता है, अपने खुद के काम वो कर सकता है। लेकिन इसके अपोजिट क्या होगा, जो दूसरा बच्चा है जिसके अंदर अविश्वास डेवलप हो रहा है अभी, उसमें क्या होगा, अब चूंकि अविश्वास डेवलप हो रहा है, अब वो अपने जो छोटे मोटे घर, अपने जो काम थे वो नहीं कर पा रहा है, किसी भी वजह से कर रहा है सॉरी, मान लीजिए काम नहीं कर पा रहा है, या फिर कर रहा है लेकिन वो सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, उसमें सफल नहीं हो पा रहा है। और क्या हुआ कि जो घर के लोग थे या फिर पेरेंट्स थे, वो उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको डांट रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, भला बुरा कह रहे हैं। तो इससे क्या होगा, अब बच्चे के अंदर संदेह विकसित होने लगेगा, यानी कि उसे खुद पर डाउट होने लगेगा कि वो अपना खुद का काम नहीं कर पा रहा है, वो कोई भी काम सही से नहीं कर पा रहा है, सफल नहीं हो पा रहा है किसी काम में। तो क्या होगा, अब वो खुद पर उसे संदेह होने लगेगा, और इसके साथ साथ में उसको शर्म भी आएगी कि वो छोटे छोटे जो काम है, जो उसके खुद के काम है, वो नहीं कर पा रहा है। अभी बच्चा बहुत छोटा है, लेकिन उसके अंदर ये फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, वो उसे खुद पर शर्म आने लगेगी, खुद पर वो डाउट करने लगेगा। ओके, अब क्या होगा, अब ये इन चीजों का प्रभाव उसके व्यवहार पर पड़ रहा है। जो एक बच्चा जिसके अंदर ऑटोनॉमी, जो स्वतंत्रता का विकास हो रहा है, तो उसके अंदर तो पॉजिटिव इफेक्ट
पड़ रहा है उसके व्यवहार पर, लेकिन वहीं दूसरे बच्चे के ऊपर क्या हो रहा है, उसके व्यवहार पर निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अब आता है तीसरा स्टेज। तीसरा स्टेज है आत्मबल और अपराध की अवस्था। ओके, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ठीक है, अब ये जो अवस्था है ये है 5 से 6 साल की, जिसे हम कह सकते हैं 5 से 6 साल, ये क्या है, अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, तो अब जो ये तीसरी वाली अवस्था है आत्मबल और अपराध की अवस्था है, अब बच्चा क्या है 5 से 6 साल में प्रवेश कर चुका है। जो पहला बच्चा है जिसके अंदर ऑटोनॉमी का विकास हो चुका है, यानी कि वो अब उसको इतने ये फीलिंग उसके अंदर आ गई, ये भावना आ चुकी है कि वो अपने खुद के काम थोड़े बहुत स्वयं कर सकता है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या हुआ, आत्मविश्वास डेवलप हो चुका है। अब क्या होगा, चूंकि अब उसे ये लग गया है कि वो अपना काम कर सकता है, तो अब वो कुछ काम अपने खुद से करने की कोशिश करेगा, यानी कि इनिशिएटिव लेगा, किसी भी काम को लेकर के पहल करेगा, किसी काम को करने की पहले खुद करने की वो पहल करेगा। इसे हम कहते हैं कि इनिशिएटिव लेना, या फिर कहते हैं उसके अंदर क्या होगा, आत्मबल आ रहा है, विकसित हो रहा है, क्योंकि वो अब अपने खुद के काम करने की कोशिश कर रहा है, पहल कर रहा है और जिम्मेदारी भरे काम करने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा बच्चा है उसके अंदर क्या हुआ है कि उसे खुद पर क्या है, डाउट है, शर्म आ रही है, क्योंकि वो अपने खुद के काम नहीं कर पा रहा है। अब चूंकि वो खुद के काम नहीं कर पा रहा है तो वो दूसरों के काम भी करने में उसको डर लगेगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब चूंकि उसको समर्थन नहीं मिल रहा है किसी की तरफ से, उसकी प्रशंसा नहीं की जा रही है, बल्कि उसको गुस्सा उस पर हुआ जा रहा है, उसको डांट मिल रही है, तो अब क्या होगा, उसको धीरे धीरे उसके अंदर क्या होगी, अपराध की भावना विकसित होने लगेगी। यानी कि वो चूंकि जब अपने खुद के काम नहीं कर पा रहा है तो वो दूसरों के काम भी उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका व्यवहार प्रभावित हो रहा है, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो अब क्या होगा, वो खुद को दोषी समझने लगता है, उसके अंदर गिल्ट की फीलिंग आती है कि हम कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि अब दोनों बच्चों में अलग अलग तरीके से प्रभाव पड़ रहा है। एक बच्चा तो इनिशिएटिव ले रहा है, यानी कि काम की पहल, कोई भी काम करने का पहल कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, आत्मविश्वास के साथ में। वही दूसरा बच्चा है संदेह शर्म के साथ में, खुद को दोषी समझ रहा है क्योंकि वो कोई काम नहीं कर पा रहा है, उसे किसी दूसरे का और अपने परिवार के सदस्यों का समर्थन नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरीके से उसके अंदर गिल्ट की फीलिंग जो है आने लगती है, और इसी जो है उसके प्रभाव, उसकी व्यवहार पर जो है इसका प्रभाव पड़ता है। फिर आता है चौथी स्टेज, फिर है फोर्थ स्टेज। हाँ, इसे कहते हैं परिश्रम और हीनता की अवस्था। हीनता की अवस्था, इंग्लिश में इसको हम कहेंगे इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। ओके, अब ये जो अवस्था है ये है लेट चाइल्डहुड की अवस्था, यानी कि 6 साल के बाद लगभग वही 7 से लेकर के 12 तक की अवस्था। ठीक है, 6 to 12 या फिर 7 to हम 12 कह सकते हैं। ओके, अब क्या है कि हमने पढ़ा आत्मबल और अपराध की अवस्था जो अर्ली चाइल्डहुड में थी। अब जो बच्चा इनिशिएटिव ले चुका है, यानी कि कोई भी काम करने की वो पहल कर चुका है आत्मविश्वास के साथ में, तो अब वो क्या करेगा, अब जब बच्चा लेट चाइल्डहुड में जाता है तो इसमें क्या होता है, बच्चे जो है अपने पेरेंट्स से कोई बात ना शेयर करके या फिर उनके साथ अपना समय व्यतीत ना करके अपने पीयर ग्रुप के साथ, यानी कि जो भी उनके मित्रों का समूह होता है उनके साथ ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, बिताते हैं, और
जो है अपनी बातों को भी उन्हीं के साथ में ज्यादा शेयर करते हैं, उनके साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो अब क्या होगा, चूंकि वो ग्रुप में रह रहे हैं तो उनका वो ये भी चाहते हैं कि उनकी ग्रुप में उनकी एक पहचान भी बनी रहे। तो अब क्या करेंगे, जो उन्होंने पहले स्टार्ट की हुई है किसी भी काम को, जो भी जिम्मेदारी भरा काम अगर वो कुछ कर रहे हैं, स्टार्ट किया है उन्होंने, अब उसको वो पूरे मेहनत के साथ करेंगे, पूरे परिश्रम के साथ में करेंगे, जिससे कि उनकी एक अलग पहचान बन सके उनके ग्रुप में, समूह में, जिससे कि लोग उनके जो मित्र हैं उनकी तारीफ करें, उनकी वाहवाही करें, जो कि उन्हें बहुत पसंद आता है। ठीक है, तो अब वो और मेहनत के साथ काम करेंगे। लेकिन इसके अपोजिट, अच्छा चूंकि वो मेहनत के साथ काम करेंगे तो जब वो काम करते हैं तो क्या होता है कि वो नए नए कौशल भी सीखते हैं, उनके अंदर नए नए स्किल्स भी डेवलप होते हैं। ठीक है, और यही इसके अपोजिट जो दूसरा बच्चा है जिसके अंदर क्या हो गया, गिल्ट की फीलिंग आ रही है, वो खुद को दोषी समझ रहा है क्योंकि वो कोई काम नहीं कर पा रहा है, सही ढंग से नहीं कर पा रहा है, लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा है। तो अब क्या होगा कि वो, अब चूंकि वो कोई काम नहीं कर पा रहा है तो अब उसके अंदर क्या होगा कि वो अपने ग्रुप में खुद को बहुत ही इंफीरियर समझता है। ठीक है, मतलब उसके अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो गया है क्योंकि वो कोई काम अच्छे से नहीं कर पा रहे, लोग उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे, तारीफ नहीं कर रहे हैं। अब क्या होगा कि उसके अंदर ये भावना विकसित हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी कि वो कोई भी काम नहीं कर सकता है। अगर वो कोई काम करना चाहे तो वो उसमें सफल नहीं होगा, कोई काम वो सही ढंग से नहीं कर पाएगा, उसके अंदर ये भावना विकसित होने लगती है क्योंकि अब उसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया, वो दूसरों से अपने आप को कम समझने लगता है क्योंकि वो कोई काम अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहा है। तो अब क्या होगा, वो कोई भी नया स्किल्स, नए कौशल को सीखने का प्रयास ही नहीं करेगा, कोई भी नया काम वो स्टार्ट करने का प्रयास नहीं करेगा क्योंकि उसके अंदर हीनता की भावना विकसित हो चुकी है। ओके, फिर आता है नेक्स्ट, जो पांचवा स्टेज है वो है पहचान और भूमिका द्वंद। भूमिका द्वंद की अवस्था जिसे हम कहेंगे आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन या फिर हम कह सकते हैं इसको कॉन्फ्लिक्ट। ओके, अब ये जो अवस्था है इसमें बच्चा किशोरावस्था में प्रवेश कर चुका है, 13 से 18 वर्ष की अवस्था है जो कि किशोरावस्था की अवस्था है। ओके, तो अब क्या है, जो पहला बच्चा है जो कि बहुत ही मेहनत के साथ में अपना काम कर रहा है, अब वो क्या करेगा कि चूंकि अब वो किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा है तो इस अवस्था में जैसे ही प्रवेश करेगा वो उसके अंदर इतनी समझ विकसित हो जाएगी, उसे इतना पता चल जाएगा कि वो कौन है, वो क्या करना चाहता है, उसका लक्ष्य क्या है। ठीक है, और उसकी योग्यता क्या है, उसकी क्षमता क्या है। तो वो अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार जो है अपने कार्य क्षेत्र को चुनेगा और उस दिशा में आगे बढ़ने लगेगा, जिससे कि उसकी जो है एक पहचान विकसित हो सके, कहां पर, समाज में। ठीक है, तो इस तरीके से वो अपनी पहचान बनाने की ओर अग्रसर हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर क्या है, जो दूसरा बच्चा है जिसके अंदर हीनता की भावना विकसित हो चुकी है, जो कि अब कोई भी काम, नया कौशल, नया काम वो शुरू करने का प्रयास नहीं कर रहा है क्योंकि उसके अंदर हीनता की भावना विकसित हो चुकी है। तो अब क्या होगा कि वो अपनी कोई भी पहचान नहीं बना पाएगा क्योंकि क्या है कि वो अपनी भूमिका को लेकर बहुत ही कंफ्यूज्ड है। उसके अंदर ही उसके मतलब शरीर के अंदर, उसकी आत्मा के अंदर ये द्वंद चल रहा है, ये कंफ्यूजन, ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि वो कौन है, वो क्या करना चाहता है, उसकी क्षमता क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उसे कुछ भी अपने बारे में नहीं पता है क्योंकि वो अपनी उस बहुत ही वो कंफ्यूज्ड है, वो क्योंकि खुद को बहुत ही हीन समझ रहा है, दूसरों से बहुत ही कम समझ रहा है कि उसे कुछ नहीं आता, वो कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में और वो जो है सबसे पीछे रह जाएगा।
लोग उसके मजाक उड़ाएंगे, तो ये सब भावनाएं उसके अंदर डेवलप हो रही हैं। तो इस तरीके से क्या है कि वो अपनी कोई भी पहचान नहीं स्थापित कर पा रहा है, अपनी भूमिका को लेकर के उसके अंदर बहुत ही अंतर्द्वंद चल रहा है, बहुत ही कंफ्यूज्ड है। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो अपनी कोई भी पहचान स्थापित नहीं कर पाता है समाज में, और इससे क्या होता है, वो एक अनिश्चितता की स्थिति में चला जाता है जो कि उसके व्यवहार को बहुत ही प्रभावित करती हैं। और इसकी वजह से उसके अंदर क्या होता है, बहुत सी बिहेवियर प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, जो व्यवहारिक समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि उसके व्यवहार को ये बहुत ही नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर रही है। ओके, और वहीं दूसरा जो बच्चा है वो अपनी पहचान स्थापित कर रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेज, वो है छठवीं स्टेज, जिसे कहते हैं घनिष्ठता और घनिष्ठता घनिष्ठता और अलगाव की अवस्था। इंग्लिश में कहेंगे इसको इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ओके, अब ये जो है, इसमें बच्चा जो है वो एडल्टहुड में प्रवेश कर चुका है। मींस यहां पर 18 साल तक ये अवस्था थी, अब यहां पर 18 से, या फिर हम कह सकते हैं 19 से लेकर के जो 20 साल की अवस्था है, सॉरी, यहां पर 19 से लेकर लगभग 20 साल की नहीं, प्रौढ़ अवस्था जो है वो कह सकते हैं 40 साल तक की जो अवस्था है। ठीक है, अब बच्चा क्या है कि वो प्रौढ़ावस्था में प्रवेश कर चुका है, एडल्टहुड में प्रवेश कर चुका है, यानी कि जो 30-40 साल की 35 साल की अवस्था है, तो अब उसमें प्रवेश कर चुका है। तो अब क्या होगा, जो बच्चा एक अपनी पहचान स्थापित कर चुका है, यानी कि आइडेंटिटी बना रहा है या फिर बना चुका है। ठीक है, अब वो क्या होगा, क्योंकि उसके अंदर आत्मविश्वास है, उसने अपने काम को बहुत ही मेहनत से वो कर रहा है और अपनी एक पहचान भी बनाया है उसने समाज में। तो अब क्या होगा कि वो जो है अब वास्तविक जीवन में प्रवेश करेगा, यानी कि वो अपनी पहचान के साथ में, अब चूंकि वो अपनी क्षमता को पहचान चुका है, अपनी योग्यता को पहचान चुका है, उसने अपने कार्य क्षेत्र को चुन लिया। तो अब वो क्या करेगा कि अब वो जो है वास्तविकता में प्रवेश करेगा। इसका मतलब है कि अब वो अपने कार्य क्षेत्र, अपनी योग्यता के अनुसार, क्षमता के अनुसार किसी व्यवसाय में को अपना लेगा, या फिर जो है किसी रोजगार में चला जाएगा, यानी कि कोई जॉब वो जो है अपना लेगा, कोई जॉब करने लगेगा, या फिर कोई बिजनेस वो करने लगेगा जिस चीज में वो अच्छा है, क्योंकि उसे अपनी क्षमता के बारे में, अपनी योग्यता के बारे में पता है, तो उसके अनुसार वो कोई ना कोई व्यवसाय रोजगार चुन लेगा। और साथ ही साथ में वो अपने गृहस्थ जीवन में भी प्रवेश कर जाता है इस एज में। ओके, अब जो बच्चा उसके जो अपनी पहचान बना चुका है, अब वो कोई ना कोई सेटल हो गया है जॉब में या व्यवसाय वो अपना कर लिया है। ठीक है, तो वो सेटल हो गया, अपने गृहस्थ जीवन में भी प्रवेश कर चुका है, तो क्या होगा, अब उसके अंदर एक स्टेबिलिटी, स्थिरता आ गई है। जब आप सेटल हो जाते हो, यानी कि करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेटल हो जा रहे हो और फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सफल हो जा रहे हो, तो क्या होता है कि आपके अंदर एक स्थिरता आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है। तो अब क्या होगा कि जब स्टेबिलिटी इस इंसान के अंदर आ जाती है, तो अब जो वो मैरिड लाइफ में प्रवेश करता है, यानी कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, तो हस्बैंड और वाइफ जो दोनों हैं, उनके बीच में एक घनिष्ठता, इंटीमेसी बनी रहती है, और जो है दोनों ही एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करते हैं और एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के उत्तरदायित्व को संभालने का प्रयास करते हैं, यानी जो भी उनके परिवार का उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारियां हैं, उसको अच्छे से निभाते हैं। ठीक है, अब वहीं पर दूसरी ओर जो बच्चा है, जो कि अपने रोल को लेकर के बहुत ही कंफ्यूज्ड है, ना ही उसके अंदर आत्मविश्वास है, ना ही वो कुछ कर पा रहा है, वो इन्फियोरिटी यानी हीनता की भावना उसके अंदर विकसित हो चुकी है, उसकी कोई भी पहचान वो अपनी नहीं बना पाया है, समाज में बहुत ही कंफ्यूज्ड है वो। तो अब क्या होगा कि चूंकि वो उसके व्यवहार को प्रभावित कर रहा है, तो उसके अंदर बहुत सारी व्यवहारिक समस्याएं उत्पन्न हो चुकी हैं। तो अगर मान लीजिए वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश भी करता है, चूंकि वो कैरियर तो अपना अच्छे से नहीं बना पाएगा, ठीक है, लेकिन
शादी तो हो ही जाती है, तो शादी मान लो उसकी हो गई, लेकिन क्या होगा, अपने व्यवहार की वजह से अब जो भी उसका इनस्टेबिलिटी है, अस्थिरता है, उसकी वजह से क्या होगा कि उसके परिवार के अंदर लड़ाई झगड़ा मारपीट ये सब होते रहेंगे, क्योंकि वो जो है अपने व्यवहार को नहीं बदल सकता है। ठीक है, मतलब अगर बदल भी सकता है लेकिन अब काफी, क्योंकि वो एडल्टहुड में प्रवेश कर चुका है, 30 से 40 साल 35 साल की जो अवस्था है, तो उसमें वो सुधार कर सकता है, पूरी तरीके से चेंज नहीं कर सकता है। लेकिन क्या है कि चूंकि उसे पता ही नहीं है उसे कैसे क्या करना है, उसे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है, तो अब क्या होगा कि जो उसकी फैमिली है, परिवार है, उसमें जो है प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगी। इसकी वजह से हो सकता है कि तलाक भी हो जाते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा कि जो वो व्यक्ति है वो खुद को बिल्कुल ही समाज से, परिवार से अपने आप को अलग समझता है और अपने आप को एकदम आइसोलेट कर लेगा, अलग कर लेगा। उनसे कोई भी ना ही सलाह लेगा, ना ही अपनी भावनाओं को उनके साथ में शेयर करेगा, अपनी बातों को ना ही शेयर करेगा, क्योंकि उसे लगेगा, क्योंकि उसके अंदर एक जो हीनता की भावना है, उससे वो किसी से भी नजरें नहीं मिला पा रहा है, किसी से कोई भी बात नहीं कर पा रहा है, ना ही अपनी भावनाओं को शेयर कर पा रहा है दूसरों से या फिर अपने परिवार के सदस्यों के साथ में। तो इस तरीके से वो अपने आप को बिल्कुल ही अलग कर लेता है, आइसोलेट कर लेता है। तो इसी को बोलते हैं इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन की अवस्था। ओके, फिर आती है नेक्स्ट स्टेज, जो है सेवंथ स्टेज है, उसे कहते हैं सृजनात्मकता। सृजनात्मकता और निष्क्रियता। निष्क्रियता की अवस्था, इंग्लिश में इसको हम कहेंगे क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। ओके, ये जो है मिडिल मिडिल एडल्टहुड पीरियड होता है, यानी कि अब जो व्यक्ति है वो मिडिल मध्यावस्था में प्रवेश कर चुका है। ये लगभग 40 से लेकर के 60 साल की अवस्था होती है, अप्रोक्स हम बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब जो सातवीं अवस्था है उस वो है सृजनात्मकता और निष्क्रियता की अवस्था। अब इस स्टेज में क्या होगा, जो व्यक्ति मतलब अपना कैरियर स्थापित कर चुका है, सेटल हो गया है, गृहस्थ जीवन में भी प्रवेश कर चुका है, वो भी अच्छे से चल रहा है, यानी कि पूरी तरीके से वो उसका कैरियर और उसकी लाइफ दोनों अच्छी चल रही है, दोनों तरीके से। ठीक है, प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ अच्छी चल रही है, तो अब क्या होगा, वो समाज में भी अपने जो है कुछ ना कुछ योगदान जरूर करेगा, अपनी सृजनात्मकता के द्वारा, क्रिएटिविटी के द्वारा वो समाज को भी अपना योगदान देता है। ओके, वहीं दूसरी ओर अब समाज में योगदान देने का मतलब है, अगर मान लीजिए कोई किसान है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अन्न को उपजा करके जो है समाज में योगदान करेगा। कलाकार है तो कलाएं विकसित करेगा, और अगर प्रोफेसर टीचर इस लाइन में है, टीचिंग लाइन में है, तो अपने विचारों के द्वारा समाज में अपना योगदान देगा। वहीं दूसरी ओर जो दूसरा व्यक्ति है, जो कि अपने आप को बिल्कुल उसने समाज से, परिवार से अलग कर लिया है, आइसोलेट कर लिया है। ठीक है, वो क्या होगा कि अब क्या है कि उसकी जो लाइफ है वो पूरी तरीके से निष्क्रिय हो चुकी है, यानी कि वहीं पर बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है, या फिर कह सकते हैं कि रुक गई है, जैसे लाइफ रुक जाना, एक ही जगह पर रुक चुकी है, क्योंकि वो जो है उसने अब चूंकि वो खुद के लिए कुछ नहीं कर पाया, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाया, तो वो जो है समाज में भी कोई योगदान अपना नहीं कर पाता है। ठीक है, तो क्या होता है, चूंकि समाज में योगदान नहीं कर पाता है, तो वो जो है किसी भी तरीके से वो एक्टिव नहीं रहता है, वो निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो किसी भी चीज में सफल नहीं हो पाया और ना ही उसे मानसिक संतुष्टि मिली है, तो इस तरीके से जो है वो निष्क्रियता की ओर बढ़ जाता है। ओके, फिर आता है जो लास्ट अवस्था है, सॉरी लास्ट स्टेज है, वो है आठवीं अवस्था जिसे हम कहेंगे, वो है ईमानदारी और निराशा की अवस्था। ये लास्ट स्टेज है, इंग्लिश में इसको हम कहेंगे इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी
वर्सेस डिस्पेयर। ओके, अब ये जो अवस्था है ये वृद्धावस्था, ओल्ड एज। ठीक है, ये ओल्ड एज यानी 60 से ऊपर की अवस्था है। अब क्या है, इस अवस्था में वो वृद्धावस्था में व्यक्ति पहुंच चुका है। अब क्या होगा, जिसके अंदर क्रिएटिविटी थी यानी कि पूरी तरीके से वो सेटल हो चुका है, पर्सनल प्रोफेशनल समाज में भी उसने अच्छा योगदान दिया हुआ है अपने सृजनात्मकता के द्वारा, क्रिएटिविटी के द्वारा। और वो को पूरी तरीके से अब क्या होगा, वो पूरी तरीके से पूरी ईमानदारी से अपनी लाइफ से वो खुश है, यानी कि उसको संतोष है, सेटिस्फाइड है वो अपने जीवन से कि वो जो करना चाहता था, जो बनना चाहता था, उसने अपनी लाइफ में कर लिया है। ठीक है, तो वो पूरी तरीके से क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा। जिन जिन अवस्थाओं से वो गुजरा है वो पूरी तरीके से उसके लिए सेटिस्फाइड थी, वो अपनी लाइफ से खुश है। ठीक है, सेटिस्फाइड है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो दूसरा व्यक्ति है जो कि कुछ भी नहीं किया है, ना ही अपनी पहचान स्थापित कर पाया, ना ही वो अपना गृहस्थ जीवन अच्छे से चला पाया, ना ही वो समाज में कोई योगदान कर पाया, तो उसकी लाइफ क्या हुई, निष्क्रिय हो गई, रुक गई। तो अब क्या होगा, वो उसके अंदर बहुत ही निराशा उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि वो किसी भी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं होगा, वो अपने जीवन से खुश नहीं है, वो अपने जीवन से दुखी रहता है। ठीक है, दुखी रहेगा हमेशा के लिए, खुश नहीं रहेगा, क्योंकि वो अपने जीवन में जो चाहता था वो नहीं कर पाया, क्योंकि वो कुछ कंफर्म ही नहीं कर पाया, वो कंफ्यूज ही रहा कि उसे क्या चाहिए अपने लाइफ में। तो इस वजह से क्या होगा, जो उसकी लाइफ है वो किस ओर चली गई, निराशा की ओर चली गई। और निराशा की ओर कहने का मतलब, डिस्पेयर का मतलब है कि गायब हो जाना, यानी कि उसकी लाइफ पूरी तरीके से खत्म हो गई, गायब हो गई, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि वो अपने लाइफ से सेटिस्फाई नहीं हो पाया। और वहीं दूसरी ओर वो अपनी लाइफ से पूरी ईमानदारी के साथ में वो सेटिस्फाइड हो चुका है। ओके, तो इस तरीके से ये जो है वो इस वजह से निराश है कि वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, और इसी उदासीनता की भावना के साथ में वो जो है पूरी लाइफ भर जो है दुखी रहता है। ठीक है, वहीं दूसरा व्यक्ति जो है वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड होता है। तो ये थी जो मनोसामाजिक सिद्धांत है उसकी 8वां अवस्थाएं, जो कि एरिक्सन जी के द्वारा दी गई हुई है। ओके, इसका जो पीडीएफ है शॉर्टकट जो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करते हैं वो हम इसका भी प्रोवाइड कर देंगे, वहां से आप इसको शॉर्टकट में भी पढ़ सकते हो, देख सकते हो। ओके, तो टेलीग्राम चैनल पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ है होम साइंस लेट्स क्रैक इट के नाम से, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिए। ओके, और वहां से जो भी पीडीएफ है, इसके पहले जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं वो भी हमने वहां पर शेयर कर दिया है, पूरा पीडीएफ तीनों पार्ट हमने वहां पर शेयर कर दी है। तो वहां से आप जो है तीनों पार्ट पीडीएफ फॉर्म में है, उसको वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, और वहां से जो भी इमेजेस है वो भी हमने शेयर कर दिए हैं, और जो नोट्स थे वो भी शेयर कर दिए हैं, तो वहां से आप ले सकते हो। ये भी पीडीएफ में वहां पर शेयर कर दूंगी, ये भी आप वहां से ले सकते हो। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जो भी होम साइंस कैंडिडेट है उनके साथ में शेयर करिए। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, क्योंकि आप और साथ साथ में जो भी आपको पूछना है वो आप कमेंट के थ्रू भी आप पूछ सकते हो, कह सकते हो। जो भी आपके कमेंट आते हैं, ठीक है, वो हमें अप्रिसिएट करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं और अच्छा करने के लिए। तो कमेंट जरूर करिए, अगर अच्छा लगा है या फिर कोई कंफ्यूजन है तो वो दोनों ही चीज आप कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हो। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।